आज जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती हम मना रहे हैं और ये भी विधि का योग है कि 11 अक्टूबर जयप्रकाश जी के अनन्य साथी नानाजी देशमुख की भी जन्म जयंती है। आज प्रातः मुझे आदरणीय जोर साहब के यहाँ जाकर के और आदरणीय अटल जी के यहाँ जाकर के उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं इन सबको इसलिए स्मरण करता हूं कि जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण कमिटमेंट के साथ अपने आप को खपा देने वाले ये महापुरुष रहे हैं। पटना की वो कूच जबकि शासकों ने जयप्रकाश जी को मौत के घाट उतारने वाला हमला बोल दिया और अगर नानाजी देशमुख न होते और वो वार नानाजी अपने शरीर पर न झेलते तो शायद जयप्रकाश जी नहीं बच पाते। और नानाजी का वो उस प्रकार की उनका कौशल्य, सामर्थ्य, साहस, समर्पण, सारे वार झेल दिए। नानाजी को अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन सिर्फ जयप्रकाश जी के जीवन को बचाने के लिए नानाजी ने अपने आप को झोंक दिया, इतना ही नहीं। राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च काल में उन्होंने जयप्रकाश जी के विचारों को चरितार्थ करने के लिए राजनीति का मार्ग छोड़ा और गोंडा में जाकर के जयप्रभा नगर बनाया, जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभा देवी के नाम से, और जयप्रभा नगर बना करके ग्रामोत्थान में अपना जीवन खपा दिया उन्होंने। बादल साहब जो कह रहे थे आज, वो सही बात है कि गांधी जी, जयप्रकाश जैसे महापुरुषों को याद करते हैं तो हिंदुस्तान का गांव तुरंत जुड़ जाता है। नानाजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति के विचार को वहां पर काम में लाया। अगर हम अब्दुल कलाम साहब को, जबकि 15 अक्टूबर को उनका जन्म जयंती आ रही है, अब्दुल कलाम साहब व्यक्तिगत रूप से किसी के सबसे ज्यादा तारीफ में कुछ न कुछ लिखा है, बोला है, तो नानाजी देशमुख के लिए बोला। और जयप्रकाश के विचारों को लेकर के नानाजी ने किस प्रकार से काम को किया। यहां जितने वरिष्ठ लोग हैं, अगर उस आपातकाल के दिनों को याद करूं तो मैं बहुत ही एक छोटा सा कार्यकर्ता, इन सभी वरिष्ठों की उंगली पकड़कर चलने का मुझे सौभाग्य मिला। आपातकाल ने नुकसान बहुत किया, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा को एक गहरा धक्का लगा दिया। लेकिन कभी कभी अकस्मातों में से भी अच्छाइयां जन्म लेती है। जेपी आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, भ्रष्टाचार खिलाफ का जंग, इमरजेंसी के खिलाफ का जंग, आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। आज हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में जो लोग दिखते हैं, उसमें से अधिकतम वो लोग हैं जिनको उस आपातकाल के संघर्ष की कोख में से पैदा होने का अवसर मिला था। यानी बुरे हेतु से पैदा हुआ था। विचार को समाप्त करने के लिए इमरजेंसी आई थी, व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए आई थी, लेकिन उस विचार में ताकत इतनी थी कि इतनी बड़ी जंजीरों के बीच भी, इतने जुल्म के बीच भी
एक पूरी नई राजनीतिक जनरेशन पैदा हुई देश में। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो राजनीतिक जनरेशन लोकतांत्रिक मूल्यों के रखवाले के रूप में पैदा हुई। मैं समझता हूं ये देश के लिए उस हद में कुछ सकारात्मक परिणाम निकालने का ताकत जयप्रकाश नारायण जी में थी। वो प्रेरणा थी जो लोगों को इस प्रकार से तैयार करते थे। वरना आपातकाल का इतनी भयानकता, इतनी विकरालता थी, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। करोड़ों करोड़ों देशवासी सब कोई मानते थे दूसरे से बात करना मतलब मिसा में जाना, इतना भय था। छोटी आयु के लोगों को जेल में डाल दिया गया था, वयोवृद्ध लोगों को जेलों में डाला गया था, किसी को बख्शा नहीं गया था। और मैं मानता हूं इस देश के मीडिया ने और चीजों के विषय में उनकी राजी नाराजी हो सकती है और चीजों में उनकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस देश को आपातकाल के दिन भूलने नहीं देना चाहिए। हर बार स्मरण कराना चाहिए, क्योंकि आपातकाल ने सबसे बड़ा हमला बोला था तो मीडिया की स्वतंत्रता पर बोला था। और लोकतंत्र की जो मेन पिलर है, उन सारे के सारे पिलरों पर घाव किए गए थे। उसको खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद कभी कभी बुरी चीजें भी सीखने के लिए काम आती हैं, उनको भी भुला देने का प्रयास हुआ। हमें किसी को कोसने के लिए याद नहीं करना है, लेकिन लोकतंत्र के कमिटमेंट के लिए इन बातों को याद करना है। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए याद करना है रामनाथ गोयनका को। मीडिया कैसे लड़ाई लड़ सकता है, सत्य के लिए अपने आप को कैसे खपा दे सकता है, वो महापुरुषों को याद करने का अवसर होता है। और उस अर्थ में जयप्रकाश जी का जीवन, यहां बादल साहब बैठे हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा देश में। और कुछ विशेष परिवारों ने उनका अगर नाखून से भी लुखून निकल गया हो तो इतिहास में 2-2 पेज उनके लिए लिखे जाते हैं। मैं मानता हूं बादल साहब हिंदुस्तान के नेल्सन मंडेला है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आजाद हिंदुस्तान में इतना लंबा समय जेल में गुजारने का किसी को नौबत नहीं आई होगी, और सिर्फ राजनीतिक कारणों से करीब करीब 2 दशक आजाद हिंदुस्तान में इस महापुरुष को जेल में जिंदगी गुजारनी पड़ी है। और ऐसे लोग, उनका गुनाह यही था कि उनके विचार अलग थे, और इसलिए इन्हें जेलों के अंदर भिन्न भिन्न कारणों से बंद कर दिया जाए। मैं वर्षों से विक्रम को जानता हूं, सालों से जानता हूं। कितना जुल्म हुआ था विक्रम पर, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा। एक उसका गुनाह यही था, पत्रकार था। इसका गुनाह यही था, लेबर लीडर था। आज बहुत वर्षों के बाद मैं मिला, गुजरात में तो मिला था लास्ट में। मैं देख रहा हूं कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। मेरा सौभाग्य था, जॉर्ज साहब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। नानाजी देशमुख, प्रभुदास पटवारी, जॉर्ज साहब, एक घर में हमारी मीटिंग हुआ करती थी, और एक उस समय शब्द था 90 नॉट आउट। आचार्य कृपलानी जी, शंकरलाल बैंकर, ये 90+ वाले थे, सब उस समय गुजरात में ही रहते थे आपातकाल के दिनों में, और मुझे उन सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। मैंने अडवाणी जी को पहली बार निकट से इमरजेंसी में देखा। बेंगलुरु जेल में थे और उनको राज्यसभा का फॉर्म भरने के लिए गुजरात में से राज्यसभा में जाना था उनका। बाबूभाई सरकार, जनता मोर्चा की सरकार बनी थी, तो बेंगलोर से हवाई जहाज में पुलिस उनको लेकर के आई फॉर्म भरने के लिए। हम तो बहुत जूनियर थे, तो एक व्यवस्था थी हमारे पास, तो व्यवस्था के तहत मुझे एयरपोर्ट पर जाना था उनको रिसीव करने के लिए। और उन्हीं समय हमारे एक वसंत भाई गजेंद्र गढ़कर, हमारे बड़े वरिष्ठ गुजरात के सार्वजनिक जीवन का नाम था, उनका स्वर्गवास हुआ था।
पहली बार मैंने आडवाणी जी को देखा था उस दिन। फिर गुजरात से वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। आपातकाल में मुझे बहुत छोटा होने के बावजूद भी, चाहे रविंद्र वर्मा जी हो, जॉर्ज साहब हो, ये बड़े वरिष्ठ लोग जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, हम नवनिर्माण आंदोलन से जुड़े और उसके कारण जयप्रकाश जी के निकट आने का अवसर मिला। जयप्रकाश जी ने 3 दिन लगातार गुजरात में रहकर के भ्रमण किया, तो मुझे भी उस समय व्यवस्था के तहत उन कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, उनके पास रहने का अवसर मिला। और मैंने देखा कि भारत की दुर्दशा के प्रति जो आंख थी उनके अंदर, बोलने में कोई उस प्रकार से नहीं थे, बड़ी मृदु भाषा बोलते थे, सरल, और आवाज भी बड़ी धीमी रहती थी, लेकिन अंदर से जो उबलते हुए ज्वाला की तरह उनकी आंखों से वो झलक दिखती थी। वो परेशान है, देश की स्थिति के बदलना चाहते हैं। जिन सपनों को लेकर के उन्होंने देश के लिए अपने आप को खपा, भिन्न भिन्न विचारों प्रभावों से वो गुजरे थे। वो किसी एक विचार से बंधे हुए नहीं थे, वो खुले मन के थे। वे साम्यवादी विचार प्रभाव से अपने विद्यार्थी काल के प्रारंभ किया, बदलते बदलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक के रूप में भी अपने आप को उभरते थे। वो डरे नहीं थे, उनको चिंता नहीं हुई थी कि दुनिया क्या कहेगी। जब जो सत्य लगा उसके लिए जी लिया। ये जयप्रकाश जी की विशेषता। I'd like to begin my remarks with a story. I love you too, but I got to tell you this story here.